हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है और आज के लेक्चर में हम एरोबिक रेस्पिरेशन इनिबिटर जो कि हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साइकिल को इनिबिट करेंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा आज के लेक्चर में हम स्टिल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। स्टिल सिस्टम का मतलब है कि जैसे कि हमने आपको पहले बताया हुआ है कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस होगी वो हमारी कहाँ पे होती थी, वो हमारी होगी साइटोसोल के अंदर। ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो हमारा कहाँ पे होता था, वो हमारा हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी वहां पे होता है। तो जो हमारे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर जो हमारे NADH बनते हैं, ठीक है, अब उनका ऑक्सीडेशन कहाँ पे होना है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पे होगा। ठीक है, तो जो हमारे NADH है उनको हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जो हमारे ये इनके अंदर लेके जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्टल सिस्टम। ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो हमारे दो टाइप के यहाँ पे स्टल सिस्टम रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे किसके अंदर आएगी, वो भी हमारी एक तरीके से रेस्पिरेशन के अंदर ही आएगी, क्योंकि वहीं से तो हमारी यहाँ पे रेस्पिरेशन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम उसके बारे में बात करें, उसके रेगुलेशन के बारे में बात करें, तो उसके अंदर जो हमारा सबसे मेजर यहाँ पे एंजाइम आता है वो हमारा होता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ठीक है, द मेटाबॉलिक इरिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज ए स्टेप दैट कमिट ग्लूकोज टू ग्लाइकोलिसिस। हमने जैसे आपको बताया हुआ था कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कमिटेड होता है ना ग्लाइकोलिसिस के लिए, क्योंकि उससे पहले जो भी हमारे प्रोडक्ट होते थे वे हमारे डिफरेंट अलग रिएक्शन के अंदर यूज हो सकते थे। लेकिन जो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जब हमारा यहाँ पे एक्ट कर लेता है तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर यूज हो सकता है, दूसरी किसी प्रोसेस के अंदर वो यूज नहीं होगा। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज रेगुलेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। अब यहाँ पे जो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 है उसकी जो एक्टिविटी है उसके लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर काम करेंगे, तो उसी में से हम यहाँ पे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। ATP जो हमारे यहाँ पे सबसे मेजर फैक्टर होगा, ATP is the substrate for PFK1 but it is also an end product of glycolytic pathway. High cellular indicate that ATP is being produced faster than it is being consumed. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा एंड रिजल्ट होगा ग्लाइकोलिसिस से, उसे हमारा क्या जाएगा, वो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंट्री करेगा, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होनी है। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा ना वो हमारा वहां पे क्या रहता है, हमें ATP की सिंथेसिस करनी है। ठीक है, तो जो हमारा PFK1 है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करता था, वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता था उसके साथ हमारा एक और फॉस्फेट ऐड करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाता था, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पे हमारा ATP यूज होता था। तो जो हमारा ATP है ना, ATP ना सिर्फ जो हमारा PFK है उसका एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, यही हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा PFK1 ही तो करवा रहा है काम। ठीक है, तो ये जो हमारा ATP है ना, एक तो ये इसके लिए सबस्ट्रेट भी हो गया, लेकिन जो हमारे यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस होगी ना उसका ये क्या होता है, एक एंड प्रोडक्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ATP की कंसेंट्रेशन है सेलुलर लेवल पे वो हमारी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हाई लेवल रहता है हमारा ATP कंसेंट्रेशन का, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने ATP बनाई है ना वो हमारी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितना हम उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक्सेस अमाउंट में ही ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, देयर फोर ATP इनहिबिट PFK1 बाय बाइंडिंग टू एन एलोस्टेरिक साइट एंड लोअरिंग द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ATP है वो हमारा कहाँ पे बाइंड करेगा, जो हमारे यहाँ पे PFK1 होगा उसके साथ बाइंड करके ये क्या कर देता है, इसका जो दूसरा सबस्ट्रेट है जो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, एक तो यहाँ पे ATP है, एक हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, तो जो हमारा ATP है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा PFK1 के साथ बाइंड करके इसकी एफिनिटी को डिक्रीज कर देगा, किसके साथ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इसके साथ हमारा बाइंड नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की सिंथेसिस नहीं होगी और हमारे यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे इनिबिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ADP एंड AMP इंक्रीजेस इट इंडिकेट दैट कंजम्पशन ऑफ ATP आउटपेसेस प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारी ADP या फिर जो हमारी AMP की यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू ATP, तो उसका मतलब क्या होगा, अब ADP या फिर AMP ये क्या करते हैं, ये हमारे अल्टीमेटली ATP बनाएंगे।
ठीक है। तो अगर हमारे इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एटीपी, तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारी एटीपी की प्रोडक्शन है वो हमारी कम हो रही है। ठीक है, जो इसकी कंजप्शन है वो हमारी आउटपेस कर रही है इसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी एटीपी की प्रोडक्शन है उसको इनहेंस कराना पड़ेगा। तो जो हमारे यहाँ पे एडीपी और एएमपी होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, देन दे बोथ एक्ट एलोस्टिकली टू रिलीव दिस इनहिबिशन ऑफ एटीपी। तो वे क्या करेंगे, वे हमारे जो पीएफ के वन के ऊपर जो हमारा एटीपी बाउंड है उसको वहां से जाके रिमूव करेंगे, और उसको रिमूवल के साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पीएफ के वन होगा वो हमारा दोबारा से यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और वो दोबारा से इस प्रोसेस को कंटिन्यू चला देगा। ठीक है, तो हमारे वहां पे फिर से क्या होगी, हमारी एटीपी की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पे एटीपी की हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा पीएफ के वन होगा, ठीक है, इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। जो हमारा एडीपी होगा या फिर हमारा एएमपी होगा, ये हमारे क्या करेंगे, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है these effect combine to produce higher enzyme activity when ADP AMP accumulate। सिंपल है, इन्होंने क्या बताया यहाँ पे कि अगर हमारा यहाँ पे एडीपी और एएमपी एक्यूमुलेट हो जाता है तो हमारे यहाँ पे जो एंजाइम की एक्टिविटी होगी वो हमारी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, और लोअर एक्टिविटी व्हेन एटीपी एक्यूमुलेट, और अगर हमारा यहाँ पे एटीपी एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और रेगुलेटर आता है इसका, वो हमारा होता है सिट्रेट। सिट्रेट एक की इंटरमीडिएट इन द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल होता है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा कौन सा होता था, सिट्रेट होगा। अब जो सिट्रेट है ना, वो भी हमारा क्या करता है, वो हमारा पीएफ के वन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। किस तरीके से, एक जो सिट्रेट है, सिट्रेट इज ए इंटरमीडिएट इन द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, या फिर फैटी एसिड की जो हमारी ऑक्सीडेशन होगा, अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, is also an allostatic regulator of PFK1. High citrate concentration increase the inhibitory effect of ATP, which further reduce the flow of glucose through glycolysis। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा हाई सिट्रेट कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी क्या करेगी, यहाँ पे जो हमारा इनहिबिटरी इफेक्ट होगा एटीपी का, एटीपी क्या कर रहा था, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा था। तो ये जो हमारा यहाँ पे सिट्रेट होता है ना, वो इसकी इनहिबिटरी एक्शन को क्या कर देता है, और भी इनहेंस कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पे सिट्रेट होगा वो भी क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी को यहाँ पे डिक्रीज करेगा, किसके साथ मिलके, एटीपी के साथ मिलके। और यहाँ पे आप यू भी याद रख सकते हो, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारा एटीपी है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होगा। तो एक तरीके से अगर मैं सिट्रेट की बात करूँ ना, तो सिट्रेट भी हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस से हमारा क्या हुआ था, ग्लाइकोलिसिस से हमारा जो पायरुवेट था वो हमारा एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हुआ था। एसिटाइल कोए से हमारा क्या बना था, ये हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंट्री किया था, और वहां पे हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता था, सिट्रेट होता था। तो यहाँ पे अगर हमारा सिट्रेट ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एसिटाइल कोए कंसेंट्रेशन है वो हमारी ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, और अगर ये ज्यादा हो चुकी है तो अब यहाँ पे फर्दर और ज्यादा एसिटाइल कोए बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये क्या करता है, जो हमारा सिट्रेट यहाँ पे ज्यादा बन रहा है ना, वो वापस से जाके क्या करेगा, जो पीएफ के वन होगा उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो ग्लाइकोलिसिस हो रही थी वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे एक और एक्टिवेटर आता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इज ए पोटेंट एलोस्टेरिक रेगुलेटर ऑफ पीएफ के वन। यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, ये हमारा यहाँ पे 2,6 है। जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट था वो हमारा कौन सा होता है, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट होता है, ये भी हमारे क्या होता है, एक रेगुलेटर होगा पीएफ के वन का। इट इंक्रीज द एंजाइम एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड रिड्यूस इट्स एफिनिटी फॉर द एलोस्टेरिक इनहिबिटर एटीपी और सिट्रेट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारा जाके करेगा बाइंड जो हमारा फोस्फोफ्रुक्टोज काइनेज 1 होगा। ठीक है, और इसके साथ बाइंड करने से क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे दो चीजें करेगा। एक तो जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसके साथ इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करेगा, और जो हमारे इनहिबिटर है जैसे कि एटीपी और जो हमारा सिट्रेट है उनके साथ इसकी बाइंडिंग को क्या कर देगा, ये उसके साथ जो एफिनिटी भी होगी उनको क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट होगा, ये हमारा क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मेजर एक्टिवेटर और इनहिबिटर हो जाते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, जो हमारा यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो हमारा एटीपी के साथ मिलकर यहाँ पे क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की हमारी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, और साथ में हमारा यहाँ पे एटीपी निकलता है। तो जो हमारा यहाँ पे ये एंजाइम था वो हमारा कौन सा होता था, ये हमारा होता था पीएफ के वन। ठीक है, तो जो हमारा एटीपी है वो हमारा क्या करता है, इसको इनहिबिट करेगा। एडीपी और एएमपी क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे सिट्रेट है वो क्या करेगा, इसको एटीपी के साथ मिलकर उसको इनहिबिट करेगा। जो हमारे यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट है वो हमारा क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा। अब उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होता है, पीएफ के वन इज फॉर्म्ड बाय
फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। जो हमारा यहाँ पे पीएफ के एंजाइम है, ठीक है, वो हमारा कहां से बनता है, वो हमारा बनेगा जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसके फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, इसकी फॉस्फोराइलेशन से हमारा क्या बनेगा, पीएफ के 1 बनता है। ठीक है, अब क्या है, कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। और ये जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन है, इसको कौन कैटलाइज करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 इसको कैटलाइज करेगा। यानी कि जो हमारा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 है, वो हमारा क्या कर रहा है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की सिंथेसिस को यहाँ पे इनहेंस कर रहा है। ठीक है, एंड इज ब्रोकन डाउन बाय फ्रुक्टोज T6 बिसफॉस्फेटेज। और एक और हमारा यहाँ पे एंजाइम होता है, कौन सा, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो पीएफ के 1 है उसको क्या कर देगा, यहाँ पे डिग्रेड कर देगा, या फिर ब्रोकन डाउन या फिर डिग्रेड, दोनों एक चीज है। तो ये क्या कर देते हैं, इसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, ब्रोकन डाउन कर देगा, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी इनहिबिट हो जाएगी। अब क्या है, इन द मेमेलियन लिवर जाइलोलोज 5 फॉस्फेट mediate the increase in glycolysis that follow ingestion of a higher carbohydrate meal. The xylulose 5-phosphate concentration rises as glucose entering the liver is converted to glucose 6-phosphate and enter both glycolytic and pentose phosphate pathway. अब जो हमारा यहाँ पे जाइलोलोज 5 फॉस्फेट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट है किसका, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, उसके अंदर हमारा जो जाइलोलोज 5 फॉस्फेट बनता है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा वापिस से जाके जो हमारा पीएफ के 1 होगा उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। अब कैसे करता है, जाइलोलोज 5 फॉस्फेट एक्टिवेट फोस्फोप्रोटीन फोस्फेटेज 2A। ये हमारा क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे एंजाइम है PP2A, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देगा, उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा, विच डिफॉस्फोराइलेट द बायफंक्शनल PFK2 FBPase2 एंजाइम। ये क्या करेगा, ये हमारे जो एंजाइम होंगे इनको डिफॉस्फोराइलेट करेगा। डिफॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट PFK2। जब हमारा PFK2 का ये वाला जो एंजाइम था, जब इसका हमारा यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा FBPase यानी कि जो हमारा यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज था, इसकी जो हमारी एक्टिविटी होगी, इसके डिफॉस्फोराइलेशन से इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये क्या कर देता है, इसको इनहिबिट कर देगा। ये हमारा क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये हमारा एक्टिवेट होगा तो यानी कि हमारा PFK1 ज्यादा बनेगा। ये अगर हमारा यहाँ पे कम, इसकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो यानी कि डिग्रेड कम होगा, तो यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमारी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसकी कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होगी, तो यानी कि हमारा जो रेट रहेगा ग्लाइकोलाइसिस का, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द रिजल्टिंग राइज इन फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कंसंट्रेशन स्टिमुलेट क्या करेगा, उसको ग्लाइकोलाइसिस को स्टिमुलेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा उसकी एक्टिविटी को। ठीक है, अब उसके अलावा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ATP एसिटाइल CoA एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड विच इंडिकेट अबंडेंट एनर्जी सप्लाई एलोस्टेटिकली इनहिबिट द पायरुवेट काइनेज। जो हमारे यहाँ पे ATP होता है, एसिटाइल CoA होता है, या फिर जो हमारी फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है, वो हमारी क्या करती है, जो हमारा पायरुवेट काइनेज होगा उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद में रखना है। उसके अलावा क्या है, ईच ऑफ 3 स्ट्रॉन्गली एक्सर्गोनिक स्टेप्स इन द साइकिल। जो हमारे यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, तो उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, 3 हमारे एक्सर्गोनिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है, दोज कैटलाइज्ड बाय, जो कि हमारे किस किस से यहाँ पे कैटलाइज होते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे होता है सिट्रेट सिंथेज, एक हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, और एक हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो हमारे यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं ना, ये हमारे कैसे स्टेप होते हैं, एक तो हमारे होंगे यहाँ पे एक्सर्गोनिक, और एक्सर्गोनिक होने की वजह से क्या होते हैं, कैन बिकम द रेट लिमिटिंग स्टेप। अब आपको यहाँ पे याद में रखना है कि कई बार हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि हमारे जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसके अंदर हमारे कौन कौन से एंजाइम या फिर कौन कौन से ऐसे हमारे स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे रेट लिमिटिंग स्टेप होंगे। तो उनमें हमारे कौन कौन से आएंगे, जो हमारे स्टेप्स सिट्रेट सिंथेज, जो हमारे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज से हमारे रेगुलेट होंगे या फिर कैटलाइज होते हैं। तो उन्हीं वे स्टेप हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप होंगे, क्योंकि ये हमारे कैसी रिएक्शन होती है, एक्सर्गोनिक स्टेप्स या फिर एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे यहाँ पे आते हैं जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है, उसके हमारे कुछ इनिबिटर होते हैं। तो उनमें से अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमारे आते हैं इनिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जो हमारी इलेक्ट्रॉन चेन चल रही थी, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 होता था, उससे हमारा कॉम्प्लेक्स 2 जाते थे, सॉरी, एक हमारा कॉम्प्लेक्स 1 होता था, कॉम्प्लेक्स 1 से हमारा क्या होता था, जो हमारे कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाते थे, कॉम्प्लेक्स 2 से भी हमारे 3 के पास जाते थे, ये हमारे 3 के पास जाते थे, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 होता था। तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से इनिबिटर यहाँ पे आते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है साइनाइड। साइनाइड हमारा क्या करेगा, ये हमारा करेगा ब्लॉक द ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम A और A3 टू ऑक्सीजन।
जो हमारे साइटोक्रोम ए या फिर ए3 होते थे, जो हमारे 4 की अगर हम यहाँ पे बात करें, 4 हमारा क्या करता था, जो हमारा साइटोक्रोम सी होता था, साइटोक्रोम सी से हमारा वो ए के पास लेके जाता था, ए3 के पास लेके जाता था और वहां से वो ऑक्सीजन के पास उसको ट्रांसफर करता था। तो जो हमारा यहाँ पे साइनाइड होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, ये दोनों के दोनों हमारे क्या करते हैं, जो हमारे साइटोक्रोम ए टू ऑक्सीजन जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उनको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और इनिबिटर होता है एंटीमाइसिन ए। एंटीमाइसिन ए हमारा क्या करेगा, ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू साइटोक्रोम सी1। जो हमारा साइटोक्रोम बी है और उससे जो हमारा यहाँ पे साइटोक्रोम सी1 के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो उसको वो क्या कर देता है, वहां पे इनिबिट करेगा। जो हमारे कार्ब जो कॉम्प्लेक्स 3 का हमारा काम होता था, उसका वही काम होता था ना, वो हमारा क्या करता था, साइटोक्रोम बी से हमारा साइटोक्रोम सी1 तो उसको लेके जाता था। तो ये हमारा क्या करता है एंटीमाइसिन, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 3 होगा, उसकी एक्टिविटी को ये डिक्रीज करेगा या फिर उसको इनिबिट करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे होते हैं मिक्सोथायोजोल, ठीक है, या फिर रोटिनोन, अमाइटल या फिर पायरिसिडिन ए। ये चारों के चारों हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम आयरन सल्फर सेंटर टू यूबिक यूनियन। जो हमारा आयरन सल्फर सेंटर होता है, उससे हमारे जो यूबिक यूनियन जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, उनको ये क्या कर देते हैं, हमारे यहाँ पे इनिबिट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पे इनिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेज। जो हमारा एटीपी सिंथेज है, एटीपी सिंथेज यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स 5 यानी कि जिसके अंदर हमारा जो एफ ओ और F1 जो हमारी यहाँ पे सब यूनिट होती थी, अगर हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि वहीं से तो हमारी एटीपी सिंथेज होती है, तो उसके अगर हम यहाँ पे इनिबिटर्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, ओरोवर्टिन। ओरोवर्टिन हमारा क्या करेगा, जो हमारा F1 होगा उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा यह है ओलाइगोमाइसिन या फिर वेंटुरिसिडिन। ये दोनों के दोनों हमारे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे FO होगा उसकी एक्टिविटी को इनिबिट करेंगे। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे है DCCD। ये हमारा क्या करेगा, ब्लॉक द प्रोटॉन फ्लो थ्रू FO। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ये जो DCCD होगा ना, ये हमारा क्या करेगा, जो हमारे FO के थ्रू जो हमारे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, उनको इनिबिट करेगा। अगर हमारे यही इनिबिट हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बताया था वहां पे हमारे रोटेटरी रिएक्शन होता था, रोटेटरी रिएक्शन से ही हमारी एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो अगर हमारे यहाँ पे डीसीसीडी की अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारा FO होगा उसके थ्रू जो हमारे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, उसको ये क्या करता है, हमारे यहाँ पे इनिबिट करेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे होते हैं अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे हमारे कुछ अनकपलिंग एजेंट भी होते हैं। अनकपलिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, जैसे हमने आपको बताया था पीछे भी, कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, या फिर जो हमारे यहाँ पे फर्दर और भी जो हमारी दूसरी प्रोसेस होती थी, यहाँ पे हमारा क्या होता था, जो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे। ठीक है, ये तो हमारा इसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ये हमारा क्या करता था, ये डायरेक्टली इसको ट्रांसफर करेगा, ये हमारा इसको ट्रांसफर, ये हमारा फर्दर आगे, और ये हमारा ऑक्सीजन तक इसको लेके जाता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था, तो ये क्या करता था, ये हमारे यहाँ पे प्रोटॉन को भी ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे प्रोटॉन जो हमारी इंटरमेम्ब्रेन होती थी, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होती थी, तो इससे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारी जो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन थी वो हमारी हाई हो जाती थी। उसके बाद ये क्या होता था, ये हमारे यहाँ पे वापस से मैट्रिक्स के अंदर वापस आते थे, और जब ये वापस आते थे, तो यहाँ पे हमारा एटीपी सिंथेज हमारा क्या करता था, एटीपी की सिंथेसिस करता था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है, उस टाइम पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा एक होता था इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से हमारी यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे हमारी एटीपी की सिंथेसिस हो पाती थी, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हमारी ज्यादा हो जाती थी। तो जो हमारे यहाँ पे अनकपलिंग एजेंट होंगे ना, वो हमारे क्या कर देते हैं, वो हमारी जो इनर मेम्ब्रेन होगी, इसको यहाँ पे कर देते हैं इसके लिए परमिएबल, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन हमारा वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा वापिस। एक तो ये क्या कर रहा था, पहले तो ये इस गेट के थ्रू आ रहा था, जब ये हमारा एटीपी सिंथेज के थ्रू आएगा, तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होगी। लेकिन अब क्या हो गया कि हमारे जो अनकपलिंग एजेंट होते हैं, ये हमारे यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे क्या करेंगे, ये बिना ही किसी एटीपी की सिंथेसिस करे, ये हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर वापस आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोई टोल है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे इस टोल के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कोई साइड बाय यहाँ पे रास्ता निकाल के हम क्या कर लेते हैं, इस टोल को पार कर लेते हैं। तो जो हम यहाँ पे साइड बाय तरीका निकाल रहे हैं ना, यही हमारे क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ अनकपलिंग एजेंट होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एजेंट की तरह मान सकते हैं, ये हमारे कुछ एजेंट है, ये हमारे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप 100 रुपये दे रहे हो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, आप 20 रुपये दो और आप यहाँ पे से चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो हम फिर भी 20 रुपये ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं दे रहे, यहाँ पे हमारा बिना किसी एटीपी सिंथेसिस के क्या हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना है, वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ठीक है। तो उनमें हमारे यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, जैसे कि हमारा एफसीसीपी या फिर डीएनपी या फिर वेलिनोमाइसिन। ये हमारे क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे वेलिनोमाइसिन की बात करें तो ये हमारा क्या होता है के पॉजिटिव आयनो4, ठीक है, यानी कि पोटेशियम आयनो4 होते हैं। ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे जो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया था। तो जो हमारे यहाँ पे आयनो4 होते हैं ना, ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे पोटेशियम आयन होंगे इनको मैट्रिक्स के अंदर लेके आएंगे। जब ये मैट्रिक्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पे आके क्या हो जाते हैं, दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये हमारे इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना था वो हमारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीएनपी या फिर जो हमारा एफसीसीपी होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटोन कैरियर होते हैं। ये हमारे क्या करेंगे, प्रोटोन को डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा होता है इनहिबिशन ऑफ एटीपी एडीपी एक्सचेंज, ठीक है। जो हमारा एटीपी और एटीपी का एक्सचेंज हो रहा था तो वहां पे भी हमारे कुछ इनिबिटर होते हैं, जैसे कि हमारा एट्रैक्टाइल साइड, जो कि हमारा क्या करेगा, इनिबिट एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे एटीपी एटीपी का एक्सचेंज होता है उसको ये क्या करता है, इनिबिट करता है। अब उसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया था कि कुछ हमारे यहाँ पे स्टल सिस्टम होते हैं, दो टाइप के हमारे यहाँ पे स्टल सिस्टम मेजर रहेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे स्टल सिस्टम होते हैं, स्टल सिस्टम हमारा क्या काम होगा, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया अभी कि जो हमारे यहाँ पे एनएडीएच जो हमारा ग्लाइकोलिसिस में बना है वो हमारा क्या करेगा, वो तो हमारा यहाँ पे साइटोसोल के अंदर बना है। अब उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है वो हमारे कहाँ पे होती है, जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। तो जो हमारे यहाँ पे एनएडीएच है वो हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो हमारी ये मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे स्टोर सिस्टम होंगे। तो यहाँ पे हमारी मेजर जो बात आएगी वो हमारी किसके लिए आएगी, एनएडीएच के लिए आएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारा मेलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है, तो ये हमारा क्या करता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारे पे हमारा एनएडीएच बना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जाके बाइंड करके यहाँ पे हमारा सिंथेसिस करेगा मेलेट की, जो हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो जो हमारी यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ये हमारी क्या होगी, ये हमारी मैलेट के लिए परमिएबल होती है। तो मैलेट हमारा क्या करेगा, मैलेट हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर लेगा। मैलेट अंदर जाने के बाद क्या करता है, यहाँ पे जाने के बाद जो हमारा मैलेट है वो हमारा यहाँ पे दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी सिंथेसिस के दौरान क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एनएडीएच जो हमारे यहाँ पे कंज्यूम हुआ था वो एनएडीएच हमारे यहाँ पे फिर से बन जाएगा। तो एनएडीएच जो हमारा यहाँ पे था वो हमारा एनएडीएच हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे अब एक्सेलो एसीटेट बना है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस यहाँ पे जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वापस वहां पे भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे बाइंड करेगा ग्लूटामेट के साथ, ठीक है। और ये हमारा क्या कर देता है, यहाँ पे एस्पार्टेट की सिंथेसिस कर देगा। जो हमारे यहाँ पे एस्पार्टेट बना है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फिर से परमिएबल होता है किसके लिए, जो हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी इसके थ्रू आने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे एस्पार्टेट होगा ये हमारा फिर से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, जो हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट होगा, ठीक है। ये हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट हमारा कहां से बना है, जो हमारा यहाँ पे मैलेट था ना, ग्लूटामेट था ना, ठीक है। इसने ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलकर क्या बनाया, एस्पार्टेट बनाया। तो जो हमारा यहाँ पे ग्लूटामेट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट के अंदर। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे परमिएबल होता है किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर कौन सा होता है, मैलेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और एक हमारे यहाँ पे होता है ग्लूटामेट एस्पार्टेट। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा मैलेट होगा वो भी हमारा एंट्री कर सकता है, और जब हमारा यहाँ पे मैलेट एंट्री करता है तो इसके एक्सचेंज में हमारा यहाँ पे कौन जाता है, जो हमारा अल्फा कीटोग्लूट्रेट होगा, ये हमारा वापस यहाँ पे आ जाता है। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा एस्पार्टेट के साथ बाइंड करके यहाँ पे हमारा सिंथेसिस करेगा ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर से हमारा मैलेट बन जाएगा, मैलेट हमारा फिर से एंट्री कर लेगा। जो हमारे यहाँ पे ग्लूटामेट बना है ये भी हमारा क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे एंट्री कर लेगा किसके थ्रू, ग्लूटामेट एस्पार्टेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू। तो यहाँ से हमारा ग्लूटामेट अंदर आया, ठीक है, और बाहर यहाँ पे कौन जाता है, जो हमारा एस्पार्टेट, और जो हमारा एस्पार्टेट होगा वो हमारा मैट्रिक्स से जो हमारा यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा वहां पे हमारा एंट्री कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे मैलेट एस्पार्टेट स्टर सिस्टम। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमारा एनएडीएच था, यहाँ पे भी हमारा क्या है, एनएडीएच है, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे जो बाहर अगर मान के चले तो वहां पे हम क्या कह रहे थे, एक हमारा जो एनएडीएच है वो हमारा 2.5 एटीपी की इक्वल है, यहाँ पे भी हमारा ये एनएडीएच है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी एटीपी का लॉस नहीं हुआ अभी तक। नेक्स्ट जो हमारा स्टर सिस्टम होगा उसके अंदर हमारा देखेंगे हम किस तरीके से हमारा वहां पे एक एटीपी का लॉस होता है। तो जैसे दूसरा हमारे यहाँ पे होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिस्टम। इसमें हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस से हमारा एनएडीएच बना था,
ठीक है। जो हमारा यहाँ पे NADH है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा साइटोसोलिक ग्लिसरो 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में जो हमारा यहाँ पे DHAP डी डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट होता है, उसके साथ मिलके क्या बनाता है हमारा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे बनाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। जो हमारा ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे वापस से जाके जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके, ठीक है, वहां पे जाके ये हमारा क्या बनाता है, ये हमारा मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद ये बात है, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे बनाता है वापस से रिवर्स रिएक्शन से जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होगा। जब ये हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है तो ये हमारे यहाँ पे क्या रिलीज करता है, ये हमारे यहाँ पे FADH2 रिलीज करेगा FAD की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कि जब ये बना था तब तो हमारा ये क्या कर रहा था, ये हमारे यहाँ पे NADH को कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब ये हमारे यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के फॉस्फोरस की हमारे यहाँ पे रिएक्शन उसको सिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे ये क्या बनाता है, FADH2 बनाएगा। और जो हमारा ये FADH2 है वो हमारा क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू हमारा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 को क्या OH2 की फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे कंज्यूम क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा कंज्यूम हुआ था NADH, और ठीक है। और यहाँ पे हमारा बना क्या है, यहाँ पे हमारा बना है FADH2। एक हमारा जो NADH था वो हमारा किसके इक्वल होता था, 2.5 ATP के इक्वल, लेकिन यहाँ पे हमारा ये किसके इक्वल होगा, 1.5 ATP के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक NADH के साथ हमारे यहाँ पे एक ATP की यहाँ पे लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस को लेके चले, जो हमारी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती थी वहां से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे हमारा था ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस से हमारा क्या होता था, दो हमारे यहाँ पे पायरुवेट बनते थे, ठीक है, दो हमारे पायरुवेट थे। यहाँ से क्या होता था, दो तो हमारे ATP बनते थे, दो ये हमारे यहाँ पे NADH बनते थे, ठीक है। फर्दर क्या होता था, ये हमारे करते थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री, ये हमारी जो प्रोसेस होगी ये हमारी कहाँ पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पायरुवेट जो था हमारा वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट होता था, जो हमारा एसिटाइल कोए के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता था, दो हमारे यहाँ पे NADH बनाते थे, ठीक है। दो यहाँ पे क्यों होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो ही हमारे पायरुवेट होते हैं, तो दो ही हमारे यहाँ पे एसिटाइल कोए होंगे और दो ही हमारे यहाँ पे NADH भी होंगे, ठीक है। अब क्या है, दो हमारे यहाँ पे अगर एसिटाइल को है तो ये हमारे क्या करेंगे, दो हमारी अलग अलग यहाँ पे जो हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल होगा उनके अंदर हमारी एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी हमारा क्या होगा, एक हमारा एसिटाइल को यहाँ पे आया, एक हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं एक पर्टिकुलर सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्या होता था, यहाँ पे हमारे होते थे तीन, तो हमारे जो NADH थी उनकी हमारी फॉर्मेशन होती थी यहाँ पे, ठीक है। तो तीन तो हमारे क्या हो गए, यहाँ पे NADH हो गए, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे होता था FADH2 और एक हमारा यहाँ पे होता था GTP, जिसको हम ATP में हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे ये तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या करेंगे, हमारे इनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी, तो ये हमारे क्या करेंगे 2.5 के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चले तो 7.5 ATP ये बनाएंगे, एक हमारा 1.5 ये बनाएगा और ये हमारे 1 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे क्या हुए 10 ATP हमारे बने सिट्रिक एसिड साइकिल से, 10 तो हमारे यहीं से बन गए। दो हमारे यहाँ पे NADH ये भी है और ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो इनको किसी सिस्टम की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये हमारे क्या करेंगे डायरेक्टली हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे कंज्यूम होकर 5 ATP की फॉर्मेशन ये हमारे करके देंगे। तो 10 तो हमारे यहाँ से हुई, 10 हमारे यहाँ से हो गए, ठीक है, 10 + 10 5 हमारे यहाँ से हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, दो हमारे यहाँ से आए हैं ये ATP, ये तो हमारे ATP है ना। अब उसके बाद हमारी बात किसकी आती है, जो हमारे यहाँ पे NADH होंगे। अब यहाँ पे हमारी दो चीजें हो सकती है, या तो हमारे ये किसके थ्रू आए, जो हमारा मेलेट एस्पार्टेट स्टल सिस्टम होता है, ठीक है, या फिर हमारा जो यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट स्टल सिस्टम है उसके थ्रू। अगर हम यहाँ पे बात करें मेलेट एस्पार्टेट जो हमारे यहाँ पे स्टल सिस्टम है, अगर हम उसके थ्रू बात करें मास के थ्रू, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे NADH है वो हमारे NADH ही हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई भी ATP का लॉस नहीं हो रहा था, और अगर हमारे यहाँ पे NADH ही हमारे अगर एंट्री करेंगे तो एक NADH हमारा किसके इक्वल होता था, ये हमारा होता था 2.5 के इक्वल। तो ये हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे दो अगर हमारे यहाँ पे NADH आते हैं तो ये हमारे क्या करेंगे 5 ATP की यहाँ पे सिंथेसिस करेंगे, ये यहाँ पे हमारे क्या हो गई 5 ATP हमारे यहाँ से आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या होता था, ये हमारा FADH2 बनाता था, जिसकी वजह से हमारे वहां पे जो हमारे NADH यहाँ पे होते थे वे हमारे किसके थ्रू एंट्री करते थे, FADH2 यहाँ पे आ जाते थे, ठीक है। तो ये हमारे किसके इक्वल होते थे, ये तो हमारे 2.5 के इक्वल होते थे, लेकिन ये हमारे किसके इक्वल होते हैं 1.5 के इक्वल। तो अगर हमारे यहाँ पे दो NADH एंट्री की है तो दो हमारे FADH2 बनेंगे, और अगर हमारे दो FADH2 बनते हैं तो यानी कि हमारे यहाँ पे 1.5 × 2 यानी कि 3 ATP हमारे यहाँ पे बनेंगे, ठीक है।
3 एटीपी ये हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, या तो हमारा किसके थ्रू यहाँ पे हमारा, अगर हम ओवरऑल प्रोसेस को लेकर चले, बाकी तो हमारी यहाँ पे लगभग बराबर ही है। तो जो हमारे यहाँ पे सिस्टम है सिर्फ हमारा उसी का अगर डिफरेंस आता है, तो अगर हमारे यहाँ पे मास के थ्रू ये काम हो रहा है सारा, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे 10 10 20 25 27, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं 32 हमारे यहाँ पे एटीपी बनेंगे। और अगर हमारे यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के थ्रू हमारे यहाँ पे होता है, तो उसमें क्या होगा हमारे यहाँ पे टोटल ये हमारे 27 हुए, 27 प्लस 3 यानी कि 30 एटीपी हमारे यहाँ पे टोटल बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते थे कि हमारे जो टोटल एटीपी बनते हैं वो हमारे कितने होते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ये सब हमारे किससे बने हैं, एक हमारा ग्लूकोज से बने हैं ये। ठीक है, तो एक ग्लूकोज से हमारे क्या होंगे 32 एटीपी की हमारे यहाँ पे सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाती है टोटल हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस थी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR से रिलेटेड और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।